Welcome to all on a platform of Anisho Academy. Today we are going to discuss a class 12th first book Politics in the Contemporary World, chapter first, The Cold War Era. ओके अब नॉन अलाइन मूवमेंट की कौन सी अचीवमेंट थी बात करते हैं। देखो पहली अचीवमेंट क्या है, अपने आप को ना सुपर पावर, जो सुपर पावर है उनसे बचा के रखना। कि सुपर पावर्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनसे बचा के रखना अपने आप को। सेकंड, प्रमोटिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करना, वर्ल्ड के अंदर जो पीस है और जो सिक्योरिटी है उसे प्रमोट करना। देखो अमेरिका और यूएसएसआर तो युद्ध में थे, वॉर लड़ रहे थे, तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे कि वो वर्ल्ड में पीस प्रमोट करेंगे? उनका तो कोई फायदा नहीं है। जो हथियार बना रहा है, सीधी सी बात है, वो डर भी तो क्रिएट करेगा। अगर डर क्रिएट करेगा तभी तो उसके हथियार भी खरीदे जाएंगे ना, अदरवाइज उसके हथियार भी कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा कभी। सिक्योरिंग नेशनलिज्म एंड द बिल्डिंग ऑफ फ्री फॉरेन पॉलिसी। देखो इंडिया की सबसे अच्छी बात है, देखो कि इंडिया ने ना तो कैपिटलिज्म को अपनाया और ना ही कम्युनिज्म को अपनाया। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि 1955 में, सॉरी अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कोई डिजिटल पेन नहीं है, जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, फिलहाल ऐसे ही मैनेज कर लो आप लोग। 1955 में इंडिया ने क्या करा था, चाइना के साथ पंचशील का सिद्धांत साइन किया था, पंचशील का प्रिंसिपल साइन किया था, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाया। तो शायद ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि इंडिया ने ना तो कैपिटलिज्म को अपनाया कंप्लीटली, ना ही सोशलिज्म को। अगर इंडिया कैपिटलिज्म यानी अमेरिका के साथ चला जाता तो भी अपनी पॉलिसी को तय नहीं कर पाता, और कम्युनिज्म के साथ चला जाता तो भी तय नहीं कर पाता। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, उस समय ये सारी थ्योरी लगभग सेम हुआ करती थी, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। बट 1991 के बाद कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। कभी इस पर भी क्लास कर लेंगे हम। ओके, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से और क्या फायदा हुआ? देखो एंड हो गया इंपीरियलिज्म का, कॉलोनिज्म का, और न्यू कॉलोनिज्म का हो गया, रेशनलिज्म का हो गया। देखो क्यों, आज भी आप देख सकते हो कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज है ना जहाँ पे रेसिज्म फॉलो किया जाता है, अपार्थाइड, काला गोरा। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या न्यू कॉलोनिज्म। आप देख सकते हो कि आज के समय न्यू वे आ चुके हैं, जिसकी वजह से एक डेवलप्ड कंट्री किसी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को अपना स्लेव बना के रखे हुए हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे यहाँ, देखो हम में से बहुत से लोग KFC जाते होंगे, डोमिनोज जाते होंगे, हमें तो यही नहीं पता कि KFC डोमिनोज है किस कंट्री। ये सारे अमेरिका के ब्रांड है। हम लोग दिन भर टिकटॉक चलाते हैं, हम में से किसी को पता है कि टिकटॉक किस कंट्री का ब्रांड है? नहीं पता, चाइना का है, जिसकी देन है आज के समय कोरोना। सॉरी टू से, ठीक है, लाइटली लेना इसे, मजाक था। बट रियलिटी ये है कि आज भी कहीं ना कहीं हम इन कंट्री से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। देखो कहने को तो ये ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, बट वास्तव में एक न्यू वे है किसी कंट्री को अपना स्लेव बनाने का। इंपीरियलिज्म, हालांकि इंपीरियलिज्म आज के समय नहीं है, बट कहीं ना कुछ हद तक हम इसे देख सकते हैं। ओके, राइजिंग वॉइस इन मैनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। देखो ये जो कंट्रीज है छोटी छोटी, अगर ये अपनी आवाज़ उठाती है इंडिविजुअली तो इनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। तो इन्होंने इसके लिए क्या करा, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, नेम, जिससे ये लोग क्या कर सके, अपनी आवाज़ को ढंग से उठा सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो किसी भी छोटी कंट्री की कोई क्यों सुनना चाहेगा, ऐसे कोई नहीं सुनना चाहता, सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद क्या कि मेकिंग आवर वॉइस यूनाइटेड एंड द यूनाइटेड रियलाइज टू इम्पोर्टेंस नॉन अलाइनमेंट बाय अ बिग पावर्स पेइंग द वे ऑफ द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड द सेल्फ रिलायंस इन द वर्ल्ड, इन द थर्ड वर्ल्ड। इन्होंने क्या करा, आपसी सहयोग के लिए थर्ड वर्ल्ड के अंदर, ताकि ये एक दूसरे की मदद कर सके, इन्होंने नेम को बनाया ताकि ये ह्यूमैनिटी को ढंग से सर्व कर सके। क्योंकि सबके सब थे क्या थे, तो सारे के सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी। ओके, अब बात करते हैं और कौन सी अचीवमेंट है कि एंट्री इनटू द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ऑफ अ नेशन इन्वॉल्विंग द सुपर पावर मिलिट्री अलायंसेस। सॉरी ये डिसएडवांटेजेस है, एक्चुअली ये स्लाइड स्किप हो गई थी। ओके, डिसएडवांटेज क्या था नेम का कि इसके अंदर पता है नई तरह की कंट्रीज ऐड हो गई थी। मतलब बनाया क्यों गया था, जैसे हमने बात करी, नेम को इसलिए बनाया गया था ताकि ये लोग अपने आप को सुपर पावर से अलग रख सके, अमेरिका और यूएसएसआर से। बट क्या क्या पता है, यूएसएसआर और अमेरिका ने अपनी कंट्रीज को नेम के अंदर भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी न्यू तरह की कंट्रीज इंक्लूड होगी नेम के अंदर, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी नेम की कंट्री के लिए। सेकंड देखो लॉस, देखो यार सीधी सी बात है, ये सारी कंट्रीज क्या आती है, अभी न्यूली इंडिपेंडेंट थी, तो ये लोग पता क्या करते थे, काम कम करते थे, बात ज़्यादा करते थे, और फालतू की बातें करते थे। तो ना तो ये ढंग की बातें करते थे, और जब ढंग की बात नहीं करते तो ढंग का कोई रेजोल्यूशन आता ही नहीं था। तो इन लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ढंग की, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत टाइम बर्बाद किया। देखो अगला पॉइंट हमने इसे डिस्कस कर लिया कि ये लोग ना
रिटर्न वर्क जो लोग इतना कर नहीं पाए, इन्होंने क्या करा, डिक्लेरेशन करी, प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम था, फालतू के कामों में इन्होंने समय बर्बाद कर दिया। जैसे कि मानो इन्हें अभी रिसेंटली आज़ादी मिली ना, तो ये इस पे बात कर रहे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें आज़ादी ऐसे मिल सकती थी, ये इस पे बात नहीं कर रहे कि अब हमें अपनी आज़ादी को कैसे बनाए रखना है। तो कहते हैं ना, ये थोड़ी सी अजीब सी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना टाइम बहुत ख़राब किया था। अब क्या हुआ था, नेम की ना बहुत सी नई तरह की इंस्टीट्यूशंस का आ जाना, ठीक है। जैसे नेम था ना, तो नेम की कुछ कंट्रीज़ ने क्या करा, वो थोड़ी बहुत कंट्रीज़ खुद मिल गए, उन्होंने कहा नहीं अब हम ही अलग से नेम को बनाएंगे, अब अलग से हम ही नेम को रन करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, अब रीज़न है कि इंडिया ने नेम को क्यों अपनाया, ठीक है। तो पहली बात है, देखो इंडिया ने नेम को क्यों अपनाया, सिंपल सी बात है कि इंडिया क्या चाहता था, वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के जो आइडियोलॉजिकल सर्कल है उसमें नहीं फंसना चाहता था। इंडिया चाहता ही नहीं था कि हम कैपिटलिज्म को अपनाएं और ना ही कम्युनिज्म को अपनाएं। इंडिया चाहता था कि हम एक अलग से अपना व्यू रखें, और वो व्यू क्या होता है इंडिया का आगे चल के, इंडिया का वो व्यू कहलाया मिक्स इकोनॉमी। जैसे हमारे जब 5 ईयर प्लान आए तो उसे भी हम देख सकते हैं कि उसमें हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था, क्योंकि हमारे जो टारगेट्स थे वो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। बल्कि अमेरिका और यूएसएसआर जैसी कंट्री के लिए जो टारगेट होता था वो उसमें वेपन्स हुआ करते थे, और इंडिया के लिए वेपन्स कभी टारगेट रहा ही नहीं था। ओके, इंडिया पहली बात बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडिया किसी भी सुपर पावर का पार्ट बने, क्योंकि इंडिया को पता था अगर हम सुपर पावर का पार्ट बन गए तो हम दोबारा से इनके स्लेव बन के रह जाएंगे, जो ये बोलेंगे हमें वही करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया क्या चाहता था कि हम अलग से एक पॉलिसी अपना ले अपनी। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंडिया क्या चाहता था कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखे, जिसकी वजह से उसने नेम को अपनाया। फोर्थ, इंडिया की विश थी क्या कि वो अपनी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाए और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, जिसका एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था, पंचशील, ठीक है। इसको छोड़कर आज के समय देखो ना कितने अच्छे एग्जांपल है, हमारे रिस्पेक्टेबल पीएम नरेंद्र मोदी कितनी सारी कंट्रीज में विजिट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बराक ओबामा जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो इंडिया में आए। उसको छोड़ के अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट है वो आए इंडिया में। उसको छोड़ के देखो कितनी कंट्रीज के हमारे यहाँ विजिटर्स आते रहते हैं। तो इट जस्ट बिकॉज कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है। ओके, इंडिया ने सबसे बड़ी बात देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा टॉलरेंस को अपनाता है, पीसफुल रहता है और सिक्योरिटी। देखो इंडिया लगभग 712 AD से लेकर 1947 तक गुलाम रहा है। पहले दिल्ली सल्तनत का रहा, फिर मुगल अंपायर का रहा, फिर ब्रिटिशर्स का रहा, और आज भी कहीं देखा जाए तो कुछ 2 पार्टियों के गुलाम बन के बैठे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया ने हमेशा पीस की बात करी है। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को अपना रखा था। ओके, इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया एम्फेसाइज कर रहा था डिसआर्मामेंट के ऊपर, क्योंकि इंडिया चाहता था ना कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के अंदर से जो वेपन्स है वो पूरे खत्म होने चाहिए, क्योंकि वेपन्स का कोई मीन नहीं होता। वेपन्स को हम किस लिए रखते हैं, वेपन्स को हम अपने आप को सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, बट उस वेपन्स का क्या फायदा है जिससे हम बहुत बड़े लेवल पे इंसानों को मार दें। तो जीनोसाइड करने का कोई फायदा नहीं उस वेपन से। देन इंडिया ने इंक्रीज करा सार्क की इंपॉर्टेंस को। देखो सार्क क्या है, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन था जो साउथ ईस्ट नेशंस का था, जिसके अंदर देखो इसका एक फॉर्मूला है, मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे MBBS डॉक्टर होता है, हम जब जाते हैं ना तो जब प्रॉब्लम होती है हमें, तो MBBS डॉक्टर क्या कहते हैं, आप लोगों को ना बहुत पानी पी लेना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो डिहाइड्रेशन की। जब हम पानी नहीं पीते तो हमारा शरीर सूख जाता है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये MBBS पानी, तो ये ट्रिक है। M से क्या है मालदीव, B से क्या है बांग्लादेश, B से क्या है भूटान, H से क्या है श्रीलंका, P से क्या है पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से क्या है नेपाल, और I से तो हमें पता ही है इंडिया है। तो ये 8 कंट्रीज है जो सार्क के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, इस सार्क के अंदर इंक्लूड कंट्रीज है। तो इंडिया ने क्या करा, सार्क की कंट्रीज की मदद से एक अच्छा सा रोल क्रिएट किया। इंडिया चाहता था कि जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है ना, इनको और आगे लेके जाया जाए। ओके, इंडिया ने क्या करा कि यूनिपोलर वर्ल्ड को कन्वर्ट किया मल्टीपोलर वर्ल्ड में। देखो यूनिपोलर वर्ल्ड क्यों, 1991 के बाद अमेरिका वन एंड ओनली सुपर पावर रह गया था, तो इंडिया ये नहीं चाहता था कि बस अमेरिका ही सुपर पावर रह जाए। इसके लिए इंडिया ने क्या करा, मल्टीपोलर वर्ल्ड कन्वर्ट किया। इसका देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जय भारत माता की जय नहीं, जय एक ये ग्रुप है इंटरनेशनल, जिसका मतलब है J से जापान, A से अमेरिका, I से इंडिया। देखो इंडिया शामिल है इसके साथ। और कितनी बड़ी बात है कि इंडिया रशिया का भी फ्रेंड है, इंडिया दूसरी कंट्रीज का भी फ्रेंड है ना। तो देखो SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया और चाइना इसमें फ्रेंड है SCO में, याद रखना ये बात। तो हम कहते हैं ना कि इंडिया चाइना के भी दोस्त नहीं होते, नहीं, गलत बात है भाई, दोस्त तो हैं दोनों के दोनों। ओके, इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता था उन नेशंस को और साथ साथ खुद को भी, जहाँ पे लोग अपनी पीस और सिक्योरिटी को रख सके। तो ये प्लेटफॉर्म एक ही था इनके पास, जो था नेम। अब
नेम की मदद से इन लोगों ने क्या करा कि जॉइंट एक्शन फॉर अ टेररिज्म को शुरू किया। देखो जैसे हमने बात करी ना, देखो टेररिज्म जो होता है जिसे हम आतंकवाद कहते हैं ना, आतंक का नाम बाबू भाई नहीं, सॉरी भूल गया वैसे। जो टेररिज्म होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन क्यों नहीं होती? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, टेररिज्म को जो जन्म दिया है, बर्थ दिया है, वो अमेरिका ने दिया है। और आप लोगों को पता होगा अमेरिका ही वो कंट्री है जिसके पास सबसे पहले टेररिज्म का एग्जाम्पल है 9/11। 9/11 वो पहली कंट्रीज थी जहां पे टेररिज्म का अटैक होता है, और टेररिज्म हुआ भी कहाँ? अमेरिका के अंदर। तो बस अमेरिका की वजह से हुआ ये। तो नेम की कंट्रीज का मानना था कि टेररिज्म को खत्म किया जाना चाहिए। ओके, अगला क्या है कि देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट में वो कंट्री शामिल थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी। तो देखो इन्होंने टेम्परेचर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ तो गलत किया नहीं। तो ये लोग क्या चाहते थे, हम कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को अच्छा करके रख सकें। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी फॉर्म भी हुए, सबमिट भी हुए। देखो मैं एक फॉर्म का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सबमिट का। एक मिनट मैं ना एक बार पेन ले लेता हूँ, पेन तो ऑलरेडी ले रखा है। चलो, आपने सुना होगा 2015 में, अरे ये कहाँ से आ गया, सॉरी, 2015 में पेरिस समिट होता है। ये पेरिस समिट एनवायरनमेंट के लिए किया गया था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। इस समिट में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था उस समय अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने किया था। बट एक बहुत अजीब सी बात है, वियर्ड सी बात है कि जैसे रोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते, आते ही उन्होंने पेरिस सम्मेलन से, पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को अलग कर दिया। क्योंकि अमेरिका की एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, जैसे वहाँ पे करते ना आइसोलेशन की बात, तो अमेरिका हमेशा से कंप्लीट आइसोलेशन फॉलो करता है। अमेरिका को जहाँ पे नीड पड़ती है वो किसी कंट्री से फ्रेंडशिप कर लेता है, जैसे उसकी नीड पूरी हो जाती है वो उस कंट्री से फ्रेंडशिप तोड़ देता है। तो अमेरिका बहुत चालाक कंट्री है। तो इन्होंने क्या करा, नेम की कंट्रीज ने बोला कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने का काम करेंगे। क्योंकि देखो नेचर सबका है, किसी एक कंट्री का नहीं है, कॉमन प्रॉपर्टी है जो भी है। तो इन्होंने क्या करे, एफर्ट करे ताकि एक एनवायरनमेंट को और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसे कम कर सके। कैसे? कलेक्टिव एफर्ट्स करके। Keep loving, keep supporting. Let's help us to shine together. Nisho Academy. Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.